नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार हुई सख्त। कंडम स्टेडियम में नहीं मिलेगी खेलने की अनुमति। करोड़ों रुपए में स्टेडियमों की होगी कायाकल्प। हरियाणा की झांकी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में छोड़ी अनूठी छाप। हरियाणा ने बिखेरी अपनी संस्कृति की छटा। हरियाणा की झांकी महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने अपराधियों की दुनिया में मचाया हड़कंप। हरियाणा पुलिस ने अपराधियों की तोड़ी कमर। अब तक अभियान के तहत 7,587 कुख्यात दबोचे। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में किसी भी स्टेडियम या खेल मैदान की दशा कंडम पाएगी तो वहां खेलने और अभ्यास की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाल ही में 2 खिलाड़ियों की दर्दनाक मौतों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेश भर में स्टेडियमों और खेल परिसरों के उन्नयन, मुरम्मत और पुनर्विकास के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीनों में मैदानों की तस्वीर बदल दी जाएगी। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार हरियाणा ने सांस्कृतिक भव्यता के साथ अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। पारंपरिक रंगों, लोक नृत्यों, संगीत, इतिहास और आधुनिक फिल्मी उपलब्धियों को समेटे हरियाणा की झांकी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि निर्णायक मंडल का भी गहराई से प्रभावित किया। इसी का परिणाम रहा कि राज्य के आकर्षक और संजीव झांकी को महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित 9 दिवसीय प्रतिष्ठित महोत्सव के पहले दिन 28 प्रतिभागियों ने अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां प्रस्तुत की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया की ओपनिंग परेड में हरियाणा ने पहली शानदार राज्य झांकी प्रस्तुत की। नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा की थीम पर तैयार झांकी ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति और सिनेमा के रंगों में सराबोर एक अनोखा चरित्र उत्सव प्रदान किया। हरियाणा की झांकी ने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में झांकियों के प्रदर्शन के उपरांत निर्णायक मंडल द्वारा टॉप 5 अचीवर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, होमवेल, मूवी मेकर्स, वेब्स, ओटीटी और जी स्टूडियोज शामिल हैं। राज्य की इस उपलब्धि से अब हरियाणा सिनेमा और फिल्मी जगत में देश के साथ साथ वैश्विक मंच पर भी अपनी एक अनूठी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। हरियाणा पुलिस के 3 सप्ताह 5 से 27 नवंबर के विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने राज्य में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने अभियान के दौरान 141 कुख्यात अपराधियों के 92 हत्या योजनाएं नाकाम की, जिसमें 2 मामलों में पूरे परिवार को निशाना बनाया जाना था। इनमें 97 अवैध हथियार और 237 कारतूस बरामद किए गए। अभियान के तहत 3066 हथियारबंद और गिरोहबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कुल 322 अवैध हथियार, जिनमें 161 देसी कट्टे, पिस्टल, 140 पिस्टल, 6 रिवॉल्वर, 9 बंदूकें शामिल हैं। बरामद की गई 537 गोलियां और 17 मैगजीन भी मिली हैं। जिलेवार आंकड़ों में गुरुग्राम ने 304, फरीदाबाद 138, सोनीपत 106, झज्जर 90 और यमुनानगर ने 86 अपराधियों को पकड़ा है। साथ ही 4521 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें कुल गिरफ्तारी आंकड़ा 7,587 तक पहुंच गया। अभियान में 201 अपराधियों की लगभग 169 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई है। इसी नियम के मुताबिक जब्त या ध्वस्त किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि इस बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई से गैंगस्टरों की राज्य में जड़ें हिल गई हैं और आने वाले समय में अपराध में और गिरावट आएगी। मंत्री गौरव गौतम के उस आवेदन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने करण सिंह दलाल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। जस्टिस अर्चना पुरी ने अपने 21 पन्ने के आदेश से मंत्री गौतम को झटका दिया है। चुनाव याचिका में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल 84 विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक आधार पर वोट मांगे और चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक अपीलें और धार्मिक आयोजनों का उपयोग किया गया। गौरव गौतम की ओर से दाखिल आवेदन में यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में न तो कोई ठोस तथ्य है और न ही यह कानून के अनुरूप कोई एक्शन बनता है। याचिका में लगाए गए आरोप केवल सामान्य और स्पष्ट हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाए, परंतु अदालत ने इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए
कहा कि याचिका में धार्मिक आयोजनों, इंटरनेट मीडिया से जुड़े वीडियो, स्थान और तिथि परिस्थिति सहित मटेरियल फैक्ट्स का उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि यह अदालत का काम होगा कि वीडियो दस्तावेजों की प्रामाणिकता और साक्ष्य मूल्य का आंकलन नियमित सुनवाई के दौरान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल शब्दों के इस्तेमाल जैसे सनातन या हिंदुत्व के अर्थ का भी मूल्यांकन गवाहियों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इसलिए याचिका को प्रारंभिक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले को नियमित सुनवाई होगी और चुनाव आयोग को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा में 15 नवंबर को दुकानदार रामचंद्र पर गोली चलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने नेशनल हाईवे 44 पर गांव झीरबड़ी के पास मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को दबोच लिया। मुठभेड़ में 2 आरोपी नितिन और अनमोल के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और तीसरे आरोपी दिल्ली के रहने वाले साहिल को बिना चोट के गिरफ्तार किया गया है। घायल आरोपियों को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों से एक 315 बोर कट्टा और एक पिस्तौल और कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि 3 संदिग्ध युवक हथियारों के साथ नेशनल हाईवे 44 पर घूम रहे हैं। जैसे पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, आरोपियों ने 4 राउंड फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। गौरतलब है कि 15 नवंबर की शाम को तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आए थे और दुकानदार रामचंद्र पर गोली चलाकर फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल रामचंद्र को पहले कुरुक्षेत्र और फिर पीछे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में थाना सदर थानेसर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष गठित टीम ने 13 दिन बाद मामले में सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। हरियाणा ने आगामी जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल रूप से आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की वित्तीय आयुक्त और जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह जनगणना पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के बजाय मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित होगी। इससे पारदर्शिता, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सुरक्षित डाटा प्रबंधन संभव होगा। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक गणनाकार और पर्यवेक्षक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर डिजिटल रूप से जानकारी इकट्ठी करेंगे, जिसे तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। इन ऐप्स को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य भर में सहज उपयोग सुनिश्चित हो सके। जनगणना की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। सभी मंडल आयुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी और सभी उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट को प्रधान जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त, एडीसी और एसडीएम और तहसीलदार स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि प्रत्येक गांव, क्लस्टर और शहरी क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सके। शहरी निकायों में नगर निगम आयुक्त और विभिन्न नगर निकायों के सीईओ, सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला और कुरुक्षेत्र की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला थाना कुरुक्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर सत्यावंती को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एसआई ने एक छेड़खानी और अनैतिक संबंधों के आरोप वाले केस में शिकायतकर्ता ईश्वर सिंह का नाम हटाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की थी। ईश्वर पहले ही 15,000 रुपए दे चुका था, जबकि शेष 85,000 रुपए देने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। एसीबी की सौंपी शिकायत में ईश्वर ने बताया कि एसआई सत्यावंती भुगतान न करने पर केस पे गंभीर धाराएं जोड़ने और उसे फंसाने की धमकी दे रही थी। आरोपी एसआई ने ईश्वर को सेक्टर 8 स्थित महिला थाने में बाकी रकम देने के लिए बुलाया था और एसीबी की गिरफ्त में आरोपी एसआई सत्यावंती 15,000 रुपए पहले ले चुकी थी और इसके बाद एसीबी टीम ने इंस्पेक्टर नन्ही देवी के नेतृत्व में जाल बिछाया और ईश्वर को चिन्हित नोट देकर थाने भेजा। जैसे ही एसआई ने 85,000 रुपए स्वीकार किए, टीम ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया और रकम बरामद कर ली। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, नगर निकायों और जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं कि वे 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तत्काल और सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जो आवारा कुत्तों, आवारा पशुओं के प्रबंधन और राजमार्गों और सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा से संबंधित है। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई, तीव्र अनुपालन और कठोर क्षेत्रीय निगरानी आवश्यक है। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने दोहराया कि नसबंदी, टीकाकरण, टैगिंग और नियमित पशु चिकित्सा देखभाल को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित किया जाना चाहिए और पर्याप्त पकड़ने वाले टीमें और डिजिटल रिकॉर्ड रखने की प्रणाली अनिवार्य है।
हरियाणा में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए केंद्र सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए 300 एकड़ जमीन चाहिए। अब नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। गंगवा ने सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखकर एक विजन डॉक्यूमेंट सौंपा है। बता दें कि 8 महीने पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ने आईआईटी के लिए प्रयास शुरू किए थे और इसे लेकर तकनीकी एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखा था, जगह की डिमांड की थी और इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की समस्या ही आड़े आ रही थी। कारण है कि इसके लिए सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की शर्त रखी है। मंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए सीएम नायब सैनी को बताया कि हिसार में राजकीय पशुधन फॉर्म की लगभग 10,000 एकड़ से अधिक खाली जगह है, जिसका अब तक कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आईआईटी बन सकती है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।